हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणोदय। तो आज धनतेरस है और आज मैं धनतेरस के उपलक्ष्य में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। मेरा प्राइमरी मोटिव ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का यही था कि मैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में तैयारी करना चाह रहे हैं और उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो एफर्ट कर सकें ये महंगे कोचिंग सेंटर्स, तो वो अपने आप को कटा कटा फील, आइसोलेटेड फील ना करें, इसलिए मैं सोचा कि उनको हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए ये चैनल स्टार्ट करूं। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इससे पहले CDS और एफकेट और इवन NDA निकाल चुका हूं रिटन एग्ज़ाम। अनफॉर्चुनेटली SSB क्लियर नहीं हुआ मुझसे, तो फिर मैं जॉब करना स्टार्ट किया और मैं 5.5 साल जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा प्राइमरी मोटिव तो सर्व करने का है, तो क्यों ना वापस बिहार आया जाए और बिहार में ही BPSC का तैयारी स्टार्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे BPSC का आपको मेरा मार्कशीट दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला BPSC था, नहीं, इससे पहले मैं 3 बार BPSC एग्ज़ाम दे चुका हूँ और उन तीनों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। पिछली बार 69th का जो था उसमें तो मेरा 0.33 मार्क्स से रह गया था। तो मैं ये रियलाइज़ किया कि मैं उस टाइम उतना सीरियस नहीं था एग्ज़ाम के लिए। मैं बस कोई रैंडम वो वीडियोज़ देखता था, रैंडम ये शॉर्ट नोट्स पढ़ता था और मैं कभी PYQ या मॉक टेस्ट नहीं लगाया। तो वो तो ऑब्वियस था कि मुझे मेरा रिजल्ट ऐसे भी नहीं आना था। तो फिर मैं 70th दिया, तो आप 70th में देख ही सकते हैं कि मेरा जो मार्क्स है वो 101.33 है, जो कि फेयरली डिसेंट मार्क्स है, क्योंकि बेस्ड ऑन द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द 70th BPSC प्रीलिम्स कि एकदम 69th के बाद जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा वन लाइनर हो गया था। तो शायद मैं हॉलिस्टिकली उसका तैयारी किया प्रीलिम्स का, इसलिए मैं इसमें वन लाइनर एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि 70th BPSC में मेरा क्लियर भी हुआ और प्लस अच्छा मार्क्स भी आए। तो सबसे पहले मैं जब जॉब छोड़ा था उस टाइम 2023 में दिसंबर में मैं जॉब छोड़ा, तो मुझे पता था कि अगर एग्ज़ाम लेता है तो वो सितंबर 2024 में लेगा, तो मेरे पास अभी टाइम है। तो उस विंडो में जो 9 महीने का 10 महीने का टाइम था, मैं सोचा कि अब मैं हॉलिस्टिकली पढ़ाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं सोचा कि NCERT से स्टार्ट किया जाए। तो मैं NCERT मेरा सबसे पहला ये था टारगेट। तो NCERT में मैं क्या स्टार्ट किया, तो NCERT में सतीश चंद्र का मेडिवल हिस्ट्री, देन उसके बाद मैं AS शर्मा का, AS शर्मा है या RS शर्मा है, शायद RS शर्मा, ये RS शर्मा का NCERT है क्लास 11th का, वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मुझे लगता है मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और कोई दूसरा स्टैंडर्ड बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ये NCERT जो है वो मोर देन इनफ है, सतीश चंद्रा की और RS शर्मा की NCERT की मेडिवल और एंशिएंट। देन उसके बाद फिर मैं साइंस भी मैं NCERT से ही पढ़ा, 9th एंड 10th का मैं पढ़ा। साथ में मैं एग्जाम्पलर भी इसका आपको मिल जाएगा, अगर आप साइंस NCERT एग्जाम्पलर क्लास 9 या 10th करके आप सर्च करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाता है ऐसे बायजू का और बाकी सबका। तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। आप 9 और 10th का चैप्टर पढ़ते हो, एग्जाम्पलर से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो एग्जाम्पलर भी आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। देन फिर मैं NCERT का क्लास 11 ज्योग्राफी में रेफ़र किया, फिज़िकल ज्योग्राफी ये सारा कुछ है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। और
9 और 10th का भी आप ले सकते, 9 और 10th भी आप ले लीजिए, 9 10th का भी ज्योग्राफी। तो ये सारा एनसीईआरटी से था। देन अगर बात करें आप स्टैंडर्ड बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स में रेफ़र किया स्टैंडर्ड बुक्स में मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं सबको पता है स्पेक्ट्रम पढ़ना है, राजीव अहिर की। एंड देन फिर आपका आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत जो है वो सर्वे सर्वा है। लक्ष्मीकांत में टू बी ऑनेस्ट मैं पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि उतना आपको लग रहा है कि आप मेरे पास 10 महीने हैं, पर 10 महीने में बहुत कुछ करना होता है। अगर मैं घर में भी मेरा कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो मुझे उसको भी ध्यान देना था, तो मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा क्योंकि वो काफ़ी बल्कि था। मुझे लगा था मैं टाइम परमिट नहीं कर रहा मुझे, तो मैं इसका शुरू का जो बैकग्राउंड होता है वो पढ़ा था मैं, फर्स्ट चैप्टर। एंड देन फिर आपका फंडामेंटल राइट तो पढ़ा, डीपीएसपी पढ़ा, डीपीएसपी। एंड देन फिर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर ये पढ़ा। फिर बाकी अगर आप पूछें कि अगर इतना पढ़ा तो बाकी कहाँ से पढ़ा मैं, तो मैं बाकी जो था वो मैं एक न्यू नोट से पढ़ा था, मैं जिसको बारे में बता सकता हूँ। वो था यूपीएससी विद नीलेश करके है, यूपीएससी विद नीलेश। आपको ये यूट्यूब टेलीग्राम पे मिल जाएगा और शायद उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो उनका नोट्स बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्विक रिवीजन के लिए। चाहे आप ये मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सारा का उनके पास नोट्स था वहाँ पे। ज्योग्राफी का मैं किया, साइंस का शायद उसमें नहीं था, तो मैं अगर होगा तो मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये तीनों में यूपीएससी विद नीलेश से किया। तो आप भी उनका वो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, उनसे वो आप पढ़ सकते हैं। देन करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए मैं एक तो था पीटी 365 में पढ़ रहा था, और यहाँ भी नीलेश सर का ही जो कंसाइज वे में पीटी 365 को वो करते थे, या मंथली जो विजन आईएएस का जो मैगजीन होता था उसको भी नीलेश सर काफ़ी कंसाइज करके टेलीग्राम पे पोस्ट करते, तो मैं उसको तैयारी करता था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो फैक्चुअल के लिए भी तैयारी करा, क्योंकि विजन जो है वो आपका कंसेप्ट बिल्डअप करता है और वो काफ़ी हॉलिस्टिक है। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत बोरिंग टाइप में हो जाता है, और वो रिफ्रेन करते हैं मेनली उसको तैयारी करने से, क्योंकि यूपीएससी वाले उनको पता है कि अगर उनको यूपीएससी निकालना तो इससे तो ये तो पढ़ना है। पर यहाँ पे बीपीएससी में एक हो गया कि ये बोनस वाला पॉइंट हो गया कि बोनस अगर आपको चाहिए तो आपको विजन पढ़ना है। तो ये विजन पढ़ा, पर उसके साथ मैं एयूटेरिया का मैगजीन पढ़ा, एयूटेरिया का, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा कंसेप्चुअल भी होता था, उसमें एक्सप्लेनेटरी होता था, प्लस वन लाइनर भी होता था। तो आपका वन लाइनर जो है वो यहाँ से हो जा रहा है कवर। फिर बिहार करंट अफेयर जो होता है, बिहार करंट अफेयर वो भी एयूटेरिया से ही मैं पढ़ा। मल्टीपल सोर्स मत रखिए, मल्टीपल सोर्स रखिएगा तो आप ना उनका ही रिटर्न कर पाइएगा ना इसका रिटर्न कर पाइएगा, तो फिर हो गया कि दो नाव के बीच में पैर रखना, तो वो सही नहीं है। तो एक सिम पकड़िए, हो सकता है 100 में 100 ना आए, पर 100 में 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन ही आएगा, पर वो उसमें तो आपको कमांड रहेगा। तो एक पार्टिकुलर आप सोर्स पकड़िए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ये चीज़ मुझे 70th बीपीएससी में पता चल गया था। देन बिहार स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार स्पेशल।
बिहार स्पेशल के लिए मैं क्राउन लिया था, बट टू बी ऑनेस्ट क्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव था। तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना कम टाइम में, क्योंकि मैं बाकी जो था सब्जेक्ट उस पर ही फोकस करता, बिहार स्पेशल मेरे पास उतना टाइम था नहीं। तो बिहार स्पेशल के लिए भी मैं एडुटेरिया का ही मैगजीन में रेफ़र किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी पॉइंटर वाइज सब दिया हुआ था, यानी कि बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, वो सारा पॉइंटर पे दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा शायद ना है, और लकीली ऐसा ही हुआ एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि उतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है बिहार स्पेशल में भी। इस बार 71st में भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में थोड़ा डीप में पूछा था। तो वो ऐसा क्वेश्चन था कि वो उनको नहीं लगता है कि आता होगा किसी को, या आता भी होगा तो वो हर सोर्स में मिला होगा। तो इतना भी एक्सट्रीम में जाके नहीं तैयारी करना है, थोड़ा रफ आइडिया लेना है मुझे बिहार स्पेशल का। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्राउन पढ़िए, इम्तियाज़ अहमद पढ़िए, केबीसी नैनो पढ़िए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि PYQ देख के आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बिहार जो है, बिहार का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिहार का कंटेंट, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि बिहार एंशियंट हिस्ट्री से पहले से मतलब चला आ रहा है, चालकोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। तो आप मतलब बिहार का कोई अंत नहीं है सब्जेक्ट का। तो आपको यही है कि उसमें से क्रीम निकालना है, मुझे क्या मेरे लिए ज़रूरी है, बाकी आप पे को ध्यान नहीं देना है अभी फ़िलहाल। तो ये आपका हो गया फिल्म्स के लिए कंटेंट। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कुछ मिस आउट किया हूँ। तो ये सिलेबस था प्रीलिम्स के लिए, जिसको कि मैं रेफ़र किया इस टाइम 70th BPSC के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं रेफ़र तो किया, पर मैं इसको पढ़ा कैसे, तो मैं पढ़ा कैसे, और फिर मेंस का क्या हुआ। तो मैं बता दूं आपको कि मैं मेंस का जो तैयारी है वो मैं प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट किया, क्योंकि 10 महीना काफ़ी होता है प्रीलिम्स के लिए। मैं जब 1 महीना तैयारी में मैं प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लोज आ रहा था, तो मुझे लगा कि फिर 10 महीना अगर तैयारी करके मुझे प्रीलिम्स ही क्लियर करना है तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे BPSC मेंस भी स्टार्ट करना चाहिए साथ में ही। तो मैं BPSC का मेंस का स्टार्ट किया। तो BPSC का मेंस का कुछ अलग नहीं था, वही आपका मैं PYQ रेफ़र किया BPSC का कि कैसा क्वेश्चन आता है मेंस में, और उसके हिसाब से फिर मैं जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री तो BPSC मेंस में नहीं आता, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए मैं रेफ़र किया था स्पेक्ट्रम जो है वो मेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम में किया तो वो मुझे मेंस में काम दिया। तो मैं ये ध्यान रख रहा था कि मैं मेंस को भी साथ में दूँ। तो मेंस का मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया। थोड़ा बहुत जो था आपका बिहार रिलेटेड, जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, जैसे पटना कलाम हो गया, मौर्यन आर्ट हो गया, पाला आर्ट हो गया, चंपारण सत्याग्रह, मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट। तो ये थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना था। इसके लिए मैं नोट्स इधर उधर से अरेंज किया था, मतलब वो रैंडम नोट्स टाइप में ही मैं उठाया और उसको पढ़ा अच्छे से। तो ये था मेरा। तो मैं बता दिया कि ये सब तो मैं पढ़ा ही, NCERT सारा कुछ पढ़ा। तो ये पढ़ा कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अब मैं इतना रिसोर्स बता दिया, पर वो पढ़ना कैसे था तो वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं आपको बता दिया पहले ही। तो मैं क्या किया, मैं पटना आया तो फिर मैं एक पीयर ग्रुप बनाया अपना, इधर उधर से मतलब दोस्त बने, मेहनती दोस्त लोग थे, और ख़ासकर बिहार के हैं तो वो लोग पहले से ही मेहनती होते हैं। मेरे में ये था कि मैं थोड़ा तेज़ तो था, पर मैं डिसिप्लिन के मामले में बहुत लैग करता था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये समझ गया था कि इतना कम टाइम में मैं ग्रुप डिस्कशन से ही कर पाऊँगा। ग्रुप डिस्कशन से मुझे शायद फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको, जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को आइडिया था एग्ज़ाम का मेरे से अच्छा, और नॉलेज बेस उनका बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा वो भी मैं उनसे मतलब बेनिफिट ले सकता हूँ, वो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट किए ग्रुप डिस्कशन का। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे क्लास 9th और 10th का साइंस स्टार्ट करना, तो क्लास 9th का स्टार्ट की डिस्कशन तो 4 दिन 5 दिन लगता था। तो एक 9th का ख़त्म हो जा रहा है, फिर 10th का 4-5 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। सतीश चंद्रा अगर हम ले रहे थे मतलब NCERT, तो सतीश चंद्रा 4 से 5 दिन में ख़त्म कर दिया। RS शर्मा का NCERT लिया तो वो भी 5-6 दिन में ख़त्म कर लिया। तो इस तरह से
मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने के करीब में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाया। और यही था, तो ग्रुप डिस्कशन मुझे बहुत काम आया। उसके बाद फिर क्या था अब मैं बताऊं, तो इसके बीच में मैं ये फिल्म्स का टेस्ट सीरीज भी मैं ज्वाइन कर लिया। तो फिल्म्स का टेस्ट सीरीज मैं ज्वाइन किया था एडिटोरिया, और मेरे दोस्त लोग भी वहीं ज्वाइन किए थे। तो वहाँ पे एडिटोरिया में क्या होता है कि हर टेस्ट से पहले वो नोट्स शेयर करते थे। वो नोट्स हम लोग डिस्कस किया करते थे 6 दिन, और फिर बाद में एडिटोरिया में वो टेस्ट दिया करते थे। तो इसका भी एक फ़ायदा हो जाता था कि हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। फिर आपका यही है कि आपका नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, पर नॉलेज को आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कितना आपका रिटेंशन एबिलिटी है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट PYQ होता है, क्योंकि PYQ आपको बताता है कि क्या क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें से। मॉक टेस्ट हो सकता है, जैसे मैं मॉक टेस्ट देखा हूँ BPSC में, मैं पाया हूँ कि जो कोचिंग सेंटर्स है ना, वो अपने आप को थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन अटपटा पूछ देते हैं, ताकि वो ये दिखाएं कि देखिए हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो कितना अच्छा है। तो ऐसा होता है, मैं देखा हूँ। एडिटोरिया में भी मैं 70 ये BPSC के लिए मैं किया था फिल्म्स, पर उनमें से क्वेश्चन बहुत हार्डली आया है अगर आप उनका करंट अफेयर छोड़ दे तो यही है। 71st में भी आप देखें क्या कंडीशन था, करंट अफेयर तो बिल्कुल अलग आया। कोई भी कोचिंग ये क्लेम नहीं कर सकता है करंट अफेयर उनसे आया है। और बाकी स्टैटिक पोर्शन में जो है वो मोर और लेस सही था, पर कंसेप्चुअल था। तो मैं यही बोलूँगा कि PYQ रेफ़र कीजिए, और अब जैसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप UPSC का भी फिल्म्स का PYQ आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो वही है, पहला है कि आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, आपको मैं रिसोर्स बता दिया, उसको कैसे पढ़ना है वो आप फिगर आउट करें। अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका डिसिप्लिन है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको पढ़ना तो है, क्योंकि जॉब लेना है। जॉब लेने के लिए आप आए हुए हैं, घर वाले आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप फिगर आउट कीजिए। तो मेरे लिए ऐसे ग्रुप डिस्कशन काम किया, तो मैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू मैं तैयारी किया, खुद से ही पढ़ता था और ग्रुप डिस्कशन करता था। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा करता है। मैं बता दूं आपको कि मैं सुबह 9-10 से स्टार्ट करता। मेरे दोस्त हैं 4-5 मेरे सर्कल में, तो हम लोग 9-10 बजे से स्टार्ट करते हैं, और रात 8-9 बजे तक हम लोग डिस्कशन करते थे। तो वो बहुत काम आया, और मैं थैंकफुल हूँ उनका कि उनके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं था। तो ये फिल्म्स का था मेरा। और वो था कि जब जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप उसको मॉक टेस्ट देने के बाद ये मत देखिए आप कितना नंबर लाया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ गलती हो, उसको एनालाइज कीजिए। और अगर वो टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो वो टॉपिक को आप रेफ़र कीजिए। अगर वो टॉपिक को आप रेफ़र नहीं करना चाहते हैं, अगर आप बोर फील हो रहा है या आपको आलस लग रहा है, तो कम से कम उसका जो एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से पढ़िए। उसको नहीं तो फिर से वो आप जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये था। हाँ, इकोनॉमिक्स एक छूट गया। इकोनॉमिक्स का आप सोच रहे होंगे कि मैं बताया नहीं, तो इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमिक्स में मैं टू बी ऑनेस्ट मैं रेफ़र नहीं किया था। इकोनॉमिक्स में PYQ ही पढ़ा था, और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता वही पढ़ के मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था वो मेरा इकोनॉमिक्स ही था। तो थोड़ा बहुत सही था, बाकी मैं CDS NDA ये सब दिया था, तो मुझे तो फेयर आइडिया हो गया था उसका। और मैं नोट से पढ़ता था, तो मैं रिकॉल नहीं कर सकता कौन सा नोट से कब पढ़ता था मैं, और इकोनॉमिक्स सही था मेरा। तो ये अगर इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है, तो लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी पढ़िए रमेश चंद का और ये सब का, तो मैं वो तो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इंडियन इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना भी है, तो आप इंडियन इकोनॉमी आप NCERT पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि इकोनॉमी भी जो है वो स्टैटिक पोर्शन से कम आता है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए रेगुलर बेसिस पे, और सर्वे और बजट आप पढ़ लीजिए यूनियन का और स्टेट का। और अब तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा रिपोर्ट PLFS रिपोर्ट आ गया, NFHS रिपोर्ट आ गया, तो वो सभी इकोनॉमिक्स है। बाकी स्टैटिक पोर्शन बहुत कम आ रहा है इकोनॉमिक्स में अभी। तो ये हमारा पोर्शन था फिल्म्स का। अब मैं आपको बताता हूँ मेंस का। मेंस के लिए मैं क्या किया, तो मैं आपको बताया कि मेंस का जो था, मैं फिल्म्स के टाइम में मैं मेंस का तैयारी स्टार्ट किया, क्योंकि यू शुड बी मेंस रेडी बिफोर हैंड। क्योंकि आपके पास अब जैसे दिसंबर में 2024 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ हमारा 13 दिसंबर को, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया जनवरी में, फिर जनवरी के बाद फिर अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ। तो 3 महीने का विंडो है, और आपको पता है कितना अनसर्टेनिटी था। 70th BPSC में लगता था कि हाँ
पोस्टपोन हो जाएगा, फिर लगता है कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उस उधेड़-बुन में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए और तैयारी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है वो जो पहले मैं प्रीलिम्स के टाइम में तैयारी किया था, आंसर राइटिंग, मैं फिर से बताता हूँ कि बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैं एडिटोरियल ज्वाइन किया था। तो मेरा फीडबैक यही रहेगा कि देखिए, मैं प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यू में दिया, मतलब मॉक टेस्ट देता था एडिटोरियल में, फिर मेंस का भी मॉक टेस्ट मैं एडिटोरियल में देता था। तो मेरे लिए थोड़ा ये अच्छा इसलिए था क्योंकि मैं टोटली न्यू था आंसर राइटिंग से, तो मुझे भी थोड़ा सा वहाँ पे जो इवैल्यूएटर थोड़ा सजेस्ट करते कि ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, तो आंसर राइटिंग लिख के मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। प्लस मैं ये देखा कि वो लोग भी जो क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स का, तो मैं बता ही दिया कि सारे कोचिंग वालों से बहुत कम ही लड़ा था 70th में, और करेंट अफेयर उनका लड़ा था, तो वो था। बाकी 70th में ऐसा कुछ था नहीं कि ये कहीं और से आ गया क्वेश्चन, वो तो आपको जो है जो भी आपका रिसोर्स मेटल में बताया उसी में से आया है, बस वही था, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था, तो आपको वो फैक्ट रटना बहुत ज़रूरी था। और फिर वो जो आपका करंट अफेयर है वो तो सबका मोर और लेस मैच कर ही गया था। मेंस का मैं बताऊं तो मेंस में भी मैं ये रियलाइज़ किया कि वो जो कोचिंग सेंटर वाले जो पूछते हैं क्वेश्चन, वो मेनली उनका ये पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन ही वो उठा के देते हैं, या आपका डीआई का क्वेश्चन हो या फिर आपका हिस्ट्री का हो। हिस्ट्री तो पीवाईक्यू ही हो आता ही है एग्ज़ाम में, वो थोड़ा बहुत उसका बस क्वेश्चन का जो है वो तरीका चेंज कर देता है, बाकी मोर और लेस वही रहता है। और ये तो मैं पाया तो वही है कि आपको आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन है, खुद से लिखना आपको लगता है कि लिख पाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में अपना भी स्टार्ट करूँगा, तो मैं उसमें अगर आप लिख सकते हैं तो आप उसको उसमें शेयर कीजिए, तो मैं इवेल्यूएट कर सकूँगा जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ है। तो मैं मेंस का बताता हूँ कि मेंस के लिए क्या करना है। तो मेंस के लिए मैं बता देता हूँ, बीपीएससी मेंस बीपीएससी मेंस में मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें जो मार्क्स जो आपका मेरिट में जुटते हैं तो वो है GS1। GS1 में क्या है, इसमें आपका आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, देन फिर है आपका करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में IR ज़्यादा आता है, तो IR आप कर सकते हैं, और DI आता है। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल ये GS1 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें 114 जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, 114 आपका करंट अफेयर हो गया, और DI 72। तो 114 में आपका क्या होता है कि इसमें आपका 5 जो होता है वो शॉर्ट आंसर होता है, और 2 जो होता है वो लॉन्ग आंसर होता है। 2 जो होगा वो 38 मार्क्स का होगा, यानी 76। और इधर आपका 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर वाला। करंट अफेयर में भी वही है, 5 क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट आंसर होगा, 2 होगा लॉन्ग आंसर। और DI में जो होता है वो 2 DI होता है, यानी कि आपका जो लॉन्ग में जो उसमें ऑप्शन होता है, जैसे 2 है तो आपको 4 लॉन्ग रहेगा, यानी 2 एक क्वेश्चन में 2 रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है, फिर अगला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक आपको लिखना है। सेम गोज विद द करंट अफेयर। DI में आपको 2 क्वेश्चन रहता है, दोनों 36 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, पहला 36 में आपको 2 DI रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है, और दूसरा में भी 2 DI रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है, सॉल्व करना है मतलब। और उसमें DI में 36 में फिर आपका 4 क्वेश्चन हो सकता है या 5 क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप से। मेनली 5 क्वेश्चन ही रहता है, 5 क्वेश्चन ही रहता है वो, 5 दोनों का, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो ये GS1 का हो गया। फिर GS2, ये भी 300 मार्क्स का हो गया। इसमें क्या आएगा, तो इसमें पॉलिटी आता है, देन आपका इकोनॉमिक्स क्लियरली देता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये दोनों कंबाइंड होगा। और तीसरा होता है साइंस एंड टेक। इसमें भी जस्ट वैसे ही होता है पहले जैसा कि पॉलिटी में आपका 114 मार्क्स का होगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो मिला के होता है वो भी 114 मार्क्स का होगा, और साइंस एंड टेक जो है वो 72 मार्क्स का होता है। या फिर तीसरा जो पेपर होगा वो होता है ऐसे भी 300 मार्क्स का होता है। और ऐसे में आपका जो होता है ये 3 सेक्शंस होता है, 3 सेक्शंस। हर 3 सेक्शंस में आपका 4 क्वेश्चंस ईच होता है, 4 क्वेश्चंस ईच आता है। और उस 4 क्वेश्चंस में आपको हर 3 सेक्शन में एनी वन आपको लिखना है। तो 300 मार्क्स का यानी 100 ईच, 100 मार्क्स ईच ऐसे लिखना होता है। यानी 3 घंटे में आपको ये तीनों का टाइम, वही 3 घंटे तीनों पेपर होगा। तो आपको ऐसे में 300 मार्क्स है, यानी 1 घंटे में एक ऐसे लिखना है। तो आपको 100 मार्क्स है तो आप 800 वर्ड्स में 700 से लेके 800 मार्क्स में आप 800 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। ऐसे तो आपको जितना स्पेस मिलता है 10 या 12 पेज का स्पेस मिलता है ऐसे में, तो आप उतना पूरा भी लिख सकते हैं। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टाइम मैनेज भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 3 पेपर है GS1 GS2 और ऐसे, ये तीनों से आपका मेरिट बनता है। देन इसके अलावा भी एक पेपर ऑप्शनल होता है जो कि अब MCQ बेस्ड हो गया है, और इसमें आपको 33 प्लस लाना होगा पासिंग के लिए। एंड प्लस आपका ये जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। देन फिर आपका एक और हिंदी पेपर होता है, हिंदी पेपर, ये भी ऑप्शनल है। यानी आपको ये पास करना है। 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हिंदी का होगा। इसमें ऐसे आपको लिखना है, यानी निबंध लिखना है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट में करना है, संक्षेपण जिसको बोलते हैं। उसके अलावा आपका हिंदी ग्रामर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, मुहावरा का अर्थ पूछा जाता है, संधि विच्छेद ये सब भी पूछा जाता है। तो वो सब आपका हिंदी में आता है। तो हिंदी भी आपको पासिंग है, पासिंग। तो ये आपको बता दिया। अब ये BPSC मेंस का है। तो अब मेरा जो मोटिव है अभी कि हम लोग BPSC मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि 71st का जो प्रीलिम्स है वो हो चुका है अभी एग्ज़ाम। और अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है जनवरी में एग्ज़ाम हो या फिर मार्च में हो। पर जब भी हो हमको अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस YouTube चैनल के थ्रू आपको डिटेल्स में बताऊं कि ये क्या होता है क्या नहीं, और कौन सा पेपर में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं सोच रहा था क्लास भी लूँ। तो आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे हम इसमें स्टार्ट करेंगे लेक्चर। और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी तैयारी हो, प्लस जो एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग सेंटर, या जो एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि मेंस होता क्या है, इसको कैसे तैयारी करना होता है, तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं रैप अप करूँ, मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्टली बता दूँ कि प्रीलिम्स जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और इसमें 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। 2 आवर्स का होता है ये। और ये जो नोट्स बताया आपको, जो रिसोर्स, तो वही क्वेश्चन आता भी है उससे। ठीक है। और ये जो होता है ये नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 नेगेटिव होता है। इसीलिए क्वेश्चन जो है सारा अटैम्प्ट नहीं करना है, जो आपको आ रहा है श्योर शॉर्ट है, तो उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि इस टाइप का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।